जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का अपना टॉपिक है सीमन एनालिसिस यानी कि वीर्य का परीक्षण, वीर्य की जांच। तो दोस्तों, अपन को वीर्य के परीक्षण यानी कि सीमन एनालिसिस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब किसी पुरुष में कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उसमें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या हो रही है, उसको संतति उत्पन्न करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। और वेसेक्टोमी यानी कि जो पुरुष नसबंदी हुई होती है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, उसका पता लगाने के लिए अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। तो सीमन एनालिसिस के अंदर अपन जो स्पर्म्स होते हैं उनका काउंट और उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं सीमन एनालिसिस क्यों किया जाता है। अ मैन हैज अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स दैट इज कॉजिंग इनफर्टिलिटी यानी कि किसी पुरुष में कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उसमें इनफर्टिलिटी हो रही है, यानी उसको बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बांझपन की दिक्कतें, तो उसके लिए अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। या वेसेक्टोमी सक्सेसफुल हुई नहीं हुई यानी कि जो पुरुष नसबंदी होती है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, उसका पता लगाने के लिए भी अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। Semen emitted from male genital tract and sperms capable of fertilizing फीमेल ओवम यानी कि जो सीमन होता है ये मेल जेनाइटल ट्रैक्ट से उत्सर्जित होता है और जो स्पर्म्स होता है ये फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज यानी निषेचित करने में सक्षम होता है। स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय टेस्टिस एंड स्टोर एंड मैच्योर इन एपिडिडाइमिस यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उनका स्टोर और उनका मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। सीमन एग्जामिनेशन के अंदर स्पर्म्स का काउंट और उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स इज कंपेराइज अबाउट 2 to 5% ऑफ सीमन यानी कि जो अपना सीमन होता है, अपना वीर्य होता है, उसके अंदर 2 से 5% अपने स्पर्म्स होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स 60% कंट्रीब्यूशन यानी कि जो सेमिनल वेसिकल्स होता है उसका योगदान 60% होता है अपना जो सीमन बनाने में। Secretes nutritive and lubricating fluids like citrate, amino acid, flavins and fructose और जो फ्रक्टोज होता है ये स्पर्म्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स होता है। प्रोस्टेट 20% कंट्रीब्यूशन कंसिस्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड एसिड फोस्फेट्स। यह एंजाइम्स सीमन के कोगुलेशन और उसके लिक्विफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिडिडाइमिस वॉस डिफरेंशिया बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इट कंट्रीब्यूट्स 10 to 15% ऑफ द सीमन। टेस्ट दैट में बी डन ड्यूरिंग सीमन एनालिसिस यानी कि सीमन एनालिसिस के अंदर कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं। वॉल्यूम दिस इज मेजर ऑफ हाउ मच सीमन इज प्रेजेंट इन वन इजेकुलेशन यानी कि एक इजेकुलेशन के अंदर कितने ml अपना सीमन प्रेजेंट है। तो यह नॉर्मली 1 से 6.5 ml पर इजेकुलेशन होता है। लिक्विफेक्शन टाइम सीमन इजेकुलेशन के टाइम थिक जेल फॉर्म में होता है और कुछ समय बाद लिक्विड जैसा हो जाता है। तो थिक जेल फॉर्म से लिक्विड होने में लगा टाइम लिक्विफेक्शन टाइम कहलाता है, या आसान शब्दों में कहें तो सीमन के लिक्विफाइंग होने में लगा टाइम लिक्विफेक्शन टाइम होता है। स्पर्म्स काउंट दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट पर ml ऑफ सीमन इन वन इजेकुलेशन यानी एक इजेकुलेशन के अंदर 1 ml सीमन के अंदर कितने स्पर्म्स प्रेजेंट है वो अपन स्पर्म्स काउंट कहलाता है। स्पर्म्स मोर्फोलॉजी इसके अंदर कितने प्रतिशत स्पर्म्स नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज के हैं इसका मेजर किया जाता है। स्पर्म्स मोटिलिटी
यानी कितने प्रतिशत स्पर्म्स नॉर्मली फॉरवर्ड यानी आगे की ओर मूव कर रहे हैं, इसका मेजर किया जाता है। पीएच, सीमन की एसिडिटी और एल्केलिनिटी यानी उसकी अम्लीयता और उसकी क्षारीयता का अपन पीएच के द्वारा मेजर करते हैं। फ्रक्टोज लेवल, अब जो फ्रक्टोज अपने स्पर्म्स का मेन एनर्जी सोर्स होता है उसका अपन केमिकल टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। कलेक्शन ऑफ सीमन, अवॉइड एनी सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर 2 to 5 days बिफोर सीमन एनालिसिस, यानी कि सीमन एनालिसिस करने से पहले 2 से 5 दिन का सेक्सुअल एब्सेंस रखे, यानी कि उस पीरियड में कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी न करे जिससे सीमन का इजेकुलेशन हो। सेक्सुअल एब्सेंस कम होने पर स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, जबकि सेक्सुअल एब्सेंस ज़्यादा होने पर यानी 1 से 2 वीक अधिक होने पर जो स्पर्म्स है उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है और उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। टेस्ट कराने से कुछ दिन पहले से ड्रिंकिंग यानी उसको एल्कोहल लेने की मना करें। किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहा हो तो उसके बारे में भी पता करें। बाय मैस्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन के द्वारा एक क्लीन, ड्राई, स्टेराइल, लीक प्रूफ, वाइड माउथ यानी चौड़े मुंह वाले प्लास्टिक के कंटेनर में सीमन का कलेक्शन किया जाता है। बाय विड्रॉइंग हिज पेनिस फ्रॉम हिज पार्टनर जस्ट बिफोर इजेकुलेटिंग, यानी सेक्स करते टाइम जो उसकी पार्टनर है तो इजेकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को उसकी पार्टनर से बाहर निकाल कर भी सीमन का कलेक्शन किया जा सकता है। बाय कॉन्डोम बिफोर यूजिंग इट रिमूव पाउडर और लुब्रिकेंट ऑन इट, यदि आप कलेक्शन के लिए कॉन्डम का यूज कर रहे हो तो उसको पहले पाउडर और लुब्रिकेंट को रिमूव कर ले, उसको अच्छी तरह से क्लीन करें और उसके बाद ही कॉन्डम का यूज करें, क्योंकि यह स्पर्म्स को किल कर सकते हैं जो इसमें पाउडर और लुब्रिकेंट होते हैं। स्पर्म्स कलेक्ट करने के 1 घंटे के अंदर सैंपल को लैब में ले आना चाहिए। सनलाइट से इसको दूर रखें और इसको कोल्ड और बॉईल ना करें, यानी कि इसको ठंडा और गर्म ना होने दें। लैब लाते टाइम सैंपल का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करें। 2 सीमन स्पेसिमेन 2 से 3 वीक के अंदर कलेक्ट करें, यानी कि यदि रिपोर्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको दोबारा बुलाएं और दोबारा उस 2 से 3 वीक के अंदर उसका सैंपल कलेक्ट करके दोबारा टेस्ट लगाएं। ग्रोस एग्जामिनेशन, अपीयरेंस हाईली विस्किड, ओपेक, व्हाइट और ग्रे व्हाइट। ऑर्डर यानी कि इसकी गंध मस्टी और एक्रिड ऑर्डर। पीएच पेपर पर लिक्विफाइड सीमन की 1 ड्रॉप स्प्रेड करते हैं और 30 सेकंड के बाद पीएच रिकॉर्ड कर लेते हैं। नॉर्मल पीएच 7.2 to 8 आफ्टर 1 hour ऑफ इजेकुलेशन। लो पीएच एसोसिएटेड विद एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स एंड लो सीमन वॉल्यूम। Viscosity can be assessed by pouring semen. If it fall drop by drop, its viscosity is normal, यानी कि जो अपना सीमन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रहा है तो इसकी विस्कोसिटी नॉर्मल है। लिक्विफेक्शन शुड बी कंप्लीट विद इन 30 मिनट, यानी जो लिक्विफेक्शन है ये 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो अपना सीमन है वो इजेकुलेशन के टाइम थिक जेल फॉर्म में होता है पर 30 मिनट के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम 1 से 6.5 ml। इंक्रीज सीमन वॉल्यूम कोज रिड्यूस्ड स्पर्म्स काउंट एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी। लेस वॉल्यूम में रिजल्ट इन पुअर पेनिट्रेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसके अंदर अपन स्पर्म्स मोटिलिटी, स्पर्म्स वाइटिलिटी, स्पर्म्स काउंट, स्पर्म्स मॉर्फोलॉजी और राउंड सेल्स देखते हैं। स्पर्म्स मोटिलिटी प्रिंसिपल, ऑल मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पर्म्स आर काउंटेड इन रैंडमली चूजन फील्ड इन अ वेट प्रिपरेशन under 40x objective. Result is expressed as a percentage of motile spermatozoa observed.
यानी कि अपन जो लिक्विफाई सीमन है उससे एक वेट प्रिपरेशन तैयार करते हैं और 40x के अंदर जो मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआए स्पर्म से उनको ऑब्जर्व करते हैं और जो अपना रिजल्ट रहता है उसमें अपन जो नॉर्मल मोटाइल स्पर्म से उनका परसेंटेज अपन लिख लेते हैं। प्रोसीजर, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ लिक्विफाइड सीमन ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, यानी कि एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर अपन लिक्विफाइड सीमन की एक ड्रॉप रखते हैं। पुट अ कवर स्लिप ओवर इट, और उसके जो अपनी सीमन की ड्रॉप है उसके ऊपर अपन एक कवर स्लिप रखते हैं। एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको फिर माइक्रोस्कोप में अपन चेक करते हैं। एटलीस्ट 200 स्पर्मेटोजोआ आर काउंटेड अंडर 40x ऑब्जेक्टिव, और फिर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे अपन 200 स्पर्मेटोजोआ काउंट करते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव स्पर्मेटोजोआ या ग्रेड ए स्पर्मेटोजोआ, ये मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, यानी कि ये फॉरवर्ड और गति से मूव करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में। स्लोली प्रोग्रेसिव स्पर्मेटोजोआ, ये स्लोली मूव करेंगे, ये लाइनर और नॉन लाइनर मूव कर सकते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्मेटोजोआ, मूवमेंट ऑफ टेल, यानी कि उसकी टेल, स्पर्मेटोजोआ की टेल्स में तो मूवमेंट रहेगा पर बट नो फॉरवर्ड प्रोग्रेस, बट वो आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ, नो मूवमेंट एट ऑल, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। नॉर्मली 50% और मोर स्पर्म्स आर मोटाइल, यानी कि नॉर्मली 50% या इससे अधिक स्पर्मेटोजोआ मोटाइल रहते हैं। एट लीस्ट मोर देन 50% स्पर्म्स शो नॉर्मल फॉरवर्ड मूवमेंट, स्पर्म्स वायबिलिटी और वाइटेलिटी। प्रिंसिपल, अ सेल विद इंटेक्ट सेल मेम्ब्रेन विल नॉट टेक अप इओसिन वाइट, यानी कि एक सेल जिसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी तरह से ब्रेक नहीं है, किसी तरह से टूटी नहीं हुई है, वो अखंडित है, तो वो इओसिन वाई स्टेन नहीं लेगी। एंड विल नॉट स्टैंड, और वह स्टैंड नहीं होगी। वाइल नॉन वायबल और डेड सेल विल टेक अप द डाई एंड विल बी स्टैंड पिंक रेड, और जो डेड सेल होगी वो इवोसिन वाई ले लेगी और उससे स्टेन हो जाएगी और पिंक रेड कलर वो शो करेगी। प्रोसीजर, मिक्स 1 ड्रॉप ऑफ सीमन विद 1 ड्रॉप ऑफ इवोसिन वाई एंड इंक्यूबेट फॉर 30 मिनट, यानी कि सीमन की एक ड्रॉप को इवोसिन वाई के साथ मिक्स करके 30 मिनट तक उसको इंक्यूबेट करते हैं। अ स्मीयर इज मेड फ्रॉम द ड्रॉप प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और इसको ग्लास स्लाइड पर रखकर अपन एक स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। द स्मीयर इज ड्राइड एंड एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्शन, और फिर इस स्मीयर को ड्राई करके माइक्रोस्कोप के अंदर अपन ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन, वाइट स्पर्म्स आर क्लासिफाइड एज लाइव और वायबल, यानी कि जो अपने वाइट स्पर्म्स हैं वो लाइव है, जबकि जो रेड स्पर्म्स हैं ये डेड और नॉन वायबल है। एट लीस्ट 200 स्पर्मेटोजोआ आर एग्जामिन्ड, यानी कि कम से कम 200 स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स काउंट किए जाते हैं। 50% और मोर स्पर्म्स आर नॉर्मली लाइव और वायबल, और जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें 75% या इससे अधिक जो स्पर्म्स है वो वायबल रहते हैं। स्पर्म्स काउंट, प्रिंसिपल, द स्पर्म काउंट इज डन आफ्टर लिक्विफेक्शन इन अ काउंटिंग चेंबर फॉलोइंग डाइल्यूशन एंड द टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज रिपोर्टेड इन मिलियन पर ml, यानी कि जो अपना सीमन होता है उसके लिक्विफेक्शन के बाद उसको एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड में उसका डाइल्यूशन कर लिया जाता है और फिर उससे जो अपना न्यूबार काउंटिंग चेंबर होता है उसके अंदर अपने स्पर्म की काउंटिंग कर ली जाती है, और फिर जो स्पर्मेटोजोआ का स्पर्म्स का जो काउंट आता है उसको अपन मिलियन पर ml में उसको रिपोर्ट करते हैं, उसको लिखते हैं। रिएजेंट, कंपोजिशन ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स,
सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम, फॉर्मेलिन 1 ml और डिस्टिल वाटर 100 ml। प्रोसीजर: ड्रॉ अ लिक्विफाइड सीमन इन अ WBC पिपेट अप टू मार्क 0.5 यानी कि 0.5 के मार्क तक अपन जो सीमन होता है उसको फिल कर लेते हैं। एंड देन ड्रॉ द डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू मार्क 11 और जो 11 के मार्क, फिर उसको 11 के मार्क तक अपन डाइल्यूटिंग फ्लूइड से भर लेते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं। आफ्टर मिक्स प्रॉपर्ली अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर द इम्प्रूव्ड न्यूबार काउंटिंग चेम्बर और फिर जो अपना न्यूबार काउंटिंग चेम्बर है उसके ऊपर अपन एक कवर स्लिप रखते हैं। चार्ज द न्यूबार काउंटिंग चेम्बर और फिर उसको अपन जो न्यूबार काउंटिंग चेम्बर है उसको अपन चार्ज करते हैं। अलाउ फॉर 2 to 5 मिनट फॉर सेटलिंग और फिर उसको 2 से 5 मिनट के लिए अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि उससे जो अपना स्पम्स है वो नीचे सेटल हो जाए। द चेम्बर इज प्लेस्ड ऑन माइक्रोस्कोप स्टेज, फिर अपना जो न्यूबार चेम्बर है उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं। यूजिंग 40x ऑब्जेक्टिव लेंस नंबर ऑफ स्पर्म इज काउंटेड इन 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स और फिर अपन 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करके जो 4 बड़े स्क्वायर्स होते हैं WBC वाले, उन न्यूबार चेम्बर में उसकी स्पर्म्स की काउंटिंग करते हैं। स्पर्म्स काउंट कितना आता है? स्पर्म्स काउंटेड यानी कि अपन इन चारों जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनमें अपन जो स्पर्म्स की काउंटिंग करते हैं वो इनटू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन यहाँ अपना 20 हो जाता है क्योंकि अपन 0.5 के मार्क तक तो सीमन लेते हैं और 11 के मार्क तक अपन डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरते हैं, तो इस तरह अपना डाइल्यूशन 20 हो जाता है। अपॉन नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि कितने स्क्वायर्स में अपन काउंटिंग करते हैं, तो अपन 4 बड़े स्क्वायर्स में यहाँ काउंटिंग करते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर यानी एक स्क्वायर का वॉल्यूम, तो ये अपना यहाँ पर 0.1 आ जाता है क्योंकि इसकी लंबाई 1 mm, चौड़ाई 1 mm और इसकी डेप्थ 0.1 mm होती है और फिर इसको 1000 से अपन गुणा करते हैं। तो इस तरह अपना जो टोटल स्पर्म्स काउंट आता है वो स्पर्म्स काउंटेड यानी अपन ने जितने स्पर्म्स उन चारों बड़े स्क्वायर्स में काउंट किए हैं वो इंटू 50,000। नॉर्मल वैल्यू: नॉर्मल स्पर्म काउंट इज ग्रेटर देन 20 मिलियन पर ml यानी कि जो हमारा नॉर्मल स्पर्म्स काउंट है वो 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म काउंट यदि अपना 20 मिलियन पर ml से कम आ रहा है तो यह इनफर्टिलिटी को शो करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स यानी स्पर्म्स की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अ स्पर्मेटोजोआ कंसिस्ट 3 मेन पार्ट, हेड, नेक, टेल और जो टेल होती है वो फिर से सब डिवाइड होती है मिड पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस में। जो अपना स्पर्म्स का हेड होता है इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं और उसके ऊपर एक एक्रोसोम पाया जाता है जिसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि ओवम को गलाने का, उसकी भित्ति को गलाने का कार्य करते हैं और इसके ऊपर एक प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है। उसके हेड के नीचे वाला पार्ट नेक होता है। फिर मिडफिश होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और फिर लास्ट में टेल वाला पार्ट होता है जो अपना स्पर्म्स होता है उसकी टोटल लंबाई 60 माइक्रोन होती है और हेड की लंबाई 3 से 5 माइक्रोन होती है जबकि नेक की लंबाई 0.3 माइक्रोन होती है। मिडिल फिश की लंबाई 3.5 माइक्रोन के लगभग होती है जबकि प्रिंसिपल पीस की लंबाई लगभग 40 से 50 माइक्रोन होती है और एंड पीस की लंबाई 4.6 माइक्रोन के करीब होती है। डिफेक्ट दैट आर एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी इन मेल, और इसमें से किसी भी पार्ट में यदि कोई डिफेक्ट हो रहा है, इसके हेड, इसकी नेक या इसकी टेल में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हो रहा है तो वो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। अब देखेंगे अपन इसके बाद में इसका केमिकल टेस्ट। दोस्तों, सीमन का केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए इसमें फ्रक्टोज का डिटेक्शन किया जाता है और इसके लिए अपन एक
रिसोर्सिनोल टेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल, फ्रक्टोज इज हीटेड विद रिसोर्सिनोल इन एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस अ रेड प्रेसिपिटेट। यानी कि जब फ्रक्टोज को रिसोर्सिनोल के साथ एक एसिडिक मीडियम में हीट किया जाता है तो रेड कलर का प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस हो जाता है। रिएजेंट, रिसोर्सिनोल 50 mg और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 33 ml। डिजोल्व एंड मेक 200 ml विद डिस्टिल वाटर। यानी कि इन दोनों को डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं और टोटल 100 ml उसको बनाते हैं। प्रोसीजर, टेक 5 ml ऑफ रिसोर्सिनोल रिएजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml रिसोर्सिनोल रिएजेंट लेते हैं और उसके अंदर 0.5 ml सीमन ऐड करते हैं। दिस मिक्सचर इज हीटेड एंड बॉयल। और फिर जो ये मिक्सचर है इसको हीट करते हैं और बॉयल करते हैं। इंटरप्रिटेशन, रेड कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। यानी कि हीट करने पर रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, उस सैंपल में फ्रक्टोज प्रेजेंट है। नॉर्मल वैल्यू 150 से 600 mg पर डेसीलीटर। तो दोस्तों ये आपकी सीमन एनालिसिस वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।